हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आरपीएससी 2025 बायोलॉजी बुलेटिन सेशन नंबर 3 में मैं आज मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करने आया हूं। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में किन किन पॉइंट्स पे आप फोकस कर सकते हैं, तो उन्हीं पॉइंट्स की आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो डिस्टेंस, सबसे पहली चीज आपको कुछ कॉमन चीजें याद रखनी है कि प्लाज्मा लेमा नाम जो है वो सेल मेम्ब्रेन को किस वैज्ञानिक ने दिया। तो उन वैज्ञानिक का नाम था जैक्यू प्लॉवर। तो जैक्यू प्लॉवर ने प्लाज्मा लेमा नाम प्रतिपादित किया और सेल मेम्ब्रेन नाम जो है वो देने वाले थे आपके नागेली और क्रेमर। तो ये कुछ वैज्ञानिकों के नाम आप यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई की बात करते हैं या थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो ओवरऑल थिकनेस जो होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाती है। 75 से 100 एंगस्ट्रॉम आप याद रखेंगे। लेकिन आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो 215 एंगस्ट्रॉम तक भी देखी गई है। ये एक एक्सेप्शन आप याद रखेंगे। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन 85 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाती है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स भी पाए जाते हैं। उन पोर्स की साइज या डायमीटर भी आपको याद रखना है, वो होता है 0.35 नैनोमीटर तक। तो ये कुछ डाटा है स्टूडेंट्स जो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो सेल के बाहर पाया जाने वाला एक आउटर सेल कोट होता है, यानी सबसे बाहर पाया जाने वाला सेल कोट है ग्लाइकोकैलिक्स। कुछ प्राणियों की कोशिकाओं में ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर ही काइटिन, क्यूटिकल और पेलिकल का आवरण भी पाया जाता है। अब ये भी याद रखेंगे। अमीबा की हम बात करें तो अमीबा के सेल के बाहर एक 200 एंगस्ट्रॉम मोटा म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना हुआ आवरण पाया जाता है, जो ग्लाइकोकैलिक्स का ही उदाहरण है। इसके अलावा जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप याद रखेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अलावा जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो आरबीसी में भी दिखाई देता है। जो सबसे सिंपल प्रकार का, सिंपलेस्ट प्रकार का आपका ग्लाइकोकैलिक्स है, हाई एल्यूरोनिक एसिड के रूप में वो आरबीसीएस में या रेड ब्लड कैप्सूल्स में पाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर याद करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिशन की कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है या किन किन घटकों से मिलकर बनी हुई होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप याद रखेंगे लिपिड पाया जाता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। लिपिड का परसेंटेज अगर हम देखें तो लगभग आप 30 to 40% बता सकते हैं। प्रोटीन का परसेंटेज हम देखें तो 58 to 59% या 60% तक हम प्रोटीन बता सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज हम देखें तो 1 to 2% या 5 to 10% तक आप कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज यहाँ पर बता सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो कंटेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है वो प्रोटीन का होता है, लगभग 60%। फिर लिपिड का हम बात करें तो 40% तक आप मान सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट 1 to 2% तक वहां पर पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स आगे हम देख लें कि भाई लिपिड्स के रेस्पेक्ट में हमें किन किन पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 प्रकार के लिपिड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, सेकंड स्फिंगोलिपिड और थर्ड जो हो जाएगा स्टीरोल्स। आप याद रखेंगे। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में डिस्टेंस हम बात करें तो यहाँ पर फॉस्फेटिडिल कोलिन इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोटिडिल कोलिन को हम लेसिथिन के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है, आप नोट डाउन कर लेना। इसी प्रकार से फॉस्फेटिडिल इथेनोलेमाइन, इसको हम सिफिलिन कहते हैं। वापस में बोल रहा हूँ, फॉस्फेटिडिल इथेनोलेमाइन को हम सिफिलिन बोलते हैं और फॉस्फेटिडिल कोलिन को हम लेसिथिन बोलते हैं। तो ये जो इनके नाम है वो आप याद रखेंगे। इसके अलावा फॉस्फेटिडिल सीरीन भी यहाँ पर पाया जाता है। सबसे सिंपलेस्ट प्रकार का जो फॉस्फोलिपिड यहाँ पर हो जाएगा वो फॉस्फेटिडिक एसिड हो जाएगा। जब हम इसके स्ट्रक्चर में X पर H समूह जोड़ देते हैं या हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो ये फॉस्फोटिडिक एसिड यहाँ पर बनता है। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड के अंदर स्पिंगोमाइलिन भी पाया जाता है और स्पिंगोमाइलिन एक अलग प्रकार का फॉस्फोलिपिड है क्योंकि इसकी बैकबोन में ग्लिसरॉल नहीं मिलकर स्पिंगोसीन पाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो डिस्टेंस फॉस्फोलिपिड जो है वो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे हम और भी बात करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो बाइलेयर होती है ये एसिमेट्रिक होती है, असंबित होती है।
और ये एम्फीपैथिक नेचर की होती है। यानी जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका जो शीर्ष भाग है, जो हेड रीजन होता है, शीर्ष भाग होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है या जल नहीं पाया जाता है, और जो टेल रीजन होता है वो हाइड्रोफोबिक या जल विरोधी पाया जाता है। इसलिए इसकी नेचर जो होती है वो एम्फीपैथिक नेचर की होती है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम गैंग्लियोसाइड की बात करते हैं, सेरेब्रोसाइड की बात करते हैं और कोलेस्ट्रॉल की भी बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक इम्पोर्टेंट लिपिड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल अनुपस्थित होता है, उसकी जगह होपेनोइड्स पाए जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है डिस्टेंस, आप याद रखेंगे कि प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की जगह होपेनोइड्स पाए जाते हैं। स्टेरॉइड न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो उसमें 4 रिंग्स पाई जाती है। स्टेरॉइड न्यूक्लियस की बात मैं कर रहा हूँ, जो स्टेरोल न्यूक्लियस है, स्टेरोल के स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम स्टेरॉइड न्यूक्लियस बोलेंगे। उसमें 4 रिंग्स पाई जाती है, 3 रिंग्स 6 कार्बन वाली होती है और 1 रिंग्स 5 कार्बन वाली होती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में अगर हम ध्रुवीय समूह की बात करें, जो पोलर ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो कार्बन 3 पर आपको दिखाई देगा, और जो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है वो कार्बन नंबर 17 पर दिखाई देगा। तो ये कभी कभी पोजीशन भी पूछ ली जाती है कि भाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो कोलेस्ट्रॉल में कौन से कार्बन पर होता है, तो तीसरे नंबर के कार्बन पर, और जो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है वो कौन से कार्बन पर पाया जाता है, तो 17वें नंबर के कार्बन पर पाया जाता है। फिर इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर यह है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी आउटर लेयर में कौन से फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं और इनर लेयर में कौन से फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। तो ये वाला जो प्रश्न है स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर जो हुआ था उसमें पूछा गया था। तो आप याद रखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी आउटर लेयर में फॉस्फेटिडिल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन पाए जाते हैं, और इनर लेयर में हम बात करें भीतरी सतह पर, बाहरी सतह पर फॉस्फेटिडिल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन, और भीतरी सतह पर आप याद रखेंगे फॉस्फेटिडिल इथिलोलेमाइन और फॉस्फेटिडिल सीरीन। फॉस्फेटिडिल इथिलोलेमाइन को हम सिफेलिन भी कहते हैं। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड को हम 2 प्रकारों में यहाँ पर विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला जो टाइप हो जाएगा फॉस्फोलिपिड का वो हो जाएगा न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड्स, और न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड्स में आप याद रखेंगे कोलिन, फॉस्फेटिडिल कोलिन जिसको हम लेसिथिन बोलते हैं, फॉस्फेटिडिल इथिलोलेमाइन जिसको हम सेफिलिन कहते हैं, सेरेब्रोसाइड, ये सारे के सारे आपके न्यूट्रल प्रकार के फॉस्फोलिपिड्स हो जाएंगे। स्पिंगोमाइलिन भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो न्यूट्रल प्रकार के फॉस्फोलिपिड में सबसे पहला नाम आता है अपना लेसिथिन जिसको हम फॉस्फेटिडिल कोलिन भी कहते हैं। दूसरा नाम आता है सिफेलिन जिसको हम फॉस्फेटिडिल इथिनोलेमाइन भी बोलते हैं। तीसरा नाम आता है सेरेब्रोसाइड, और चौथा नाम स्पिंगोमाइलिन का आता है। फिर दूसरे प्रकार के यहाँ पे फॉस्फोलिपिड हो जाएंगे एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स। एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स में आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल, फॉस्फेटिडिल सीरिन, फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, सल्फोलिपिड्स और कार्डियोलिपिन, ये सारे के सारे आपके एसिडिक फॉस्फोलिपिड के एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो एग्जांपल्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि कोलेस्ट्रॉल के निकटता, कोलेस्ट्रॉल से निकटता कौन से फॉस्फोलिपिड दिखाते हैं। तो जो न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल से निकटता दिखाते हैं, यानी न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल के पास पाए जाते हैं, जो हमने न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड के एग्जांपल्स देखे हैं। तो डिस्टेंस ये सारे फॉस्फोलिपिड जो हैं वो आपको याद रखने हैं। आगे हम बात करें कि भाई लिपिड जो है उनका काम क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ढांचा बनाने का काम वो होता है वो लिपिड का होता है। इसके अलावा जो स्फिंगोलिपिड्स होते हैं वो सेल सरफेस पर पाए जाते हैं, कोशिका सतह पर पाए जाते हैं, और बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन में या जैविक पहचान में मदद करते हैं स्फिंगोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स मुख्य रूप से 2 प्रकार के यहाँ पर होते हैं, स्फिंगोलिपिड्स और सल्फोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड दोनों ही आपको याद रखने हैं। फॉस्फोलिपिड की हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉस्फोलिपिड का संश्लेषण किया जाता है, जबकि ग्लाइकोलिपिड का जो संश्लेषण है वो गोल्जी बॉडी में पाया जाएगा। आगे डिस्टेंस में प्रोटीन की बात करने वाला हूँ। लिपिड्स में इतना आपको मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखना है, मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं प्रोटीन की बात करने वाला हूँ। तो प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 प्रकार की पाई जाती है। सबसे पहले हम इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करेंगे। इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन लगभग 70% भाग बनाती है। ये
जो प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन, ये फॉस्फोलिपिड से दृढ़ता से बंधी हुई पाई जाती है, यानी इन प्रोटीन को हम आसानी से पृथक नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। इन प्रोटीन को अगर हमें अलग करना है, यानी इंटीग्रल प्रोटीन को अगर हमें अलग करना है, तो हमें डिटर्जेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। इन प्रोटीन का जो पोलर भाग होता है वो बाहर की तरफ होता है, इसके अलावा इनका जो नॉन पोलर भाग होता है वो लिपिड बाइलेयर में धसा हुआ पाया जाता है। ये प्रोटीन जो होती है इंटीग्रल प्रोटीन, ये पानी में अविलय होती है। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स, वो एग्जाम्पल से पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल्स जो हो जाएंगे इंटीग्रल प्रोटीन के, वो आप देखेंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल रोडोप्सिन आप याद रखेंगे, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा ग्लाइकोफोरिन, और चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा पोरिन्स। तो ये 4 एग्जाम्पल आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब कुछ प्रोटीन जो होती है वो अपने निश्चित प्लेस पर पाई जाती है इंटीग्रल प्रोटीन में। इन प्रोटीन्स को हम स्टेबल प्रोटीन बोलते हैं, यानी ऐसी प्रोटीन जो अपने निश्चित प्लेस पर मिल रही है उन्हें हम स्टेबल प्रोटीन कहेंगे। और कुछ प्रोटीन जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पूरी मोटाई में पाई जाती है, आर पार पाई जाती है, ऐसी प्रोटीन को हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कह देंगे। और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका ग्लाइकोफोरिन हो जाएगा, जो आरबीसी में पाया जाता है। ग्लाइकोफोरिन एक इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो रेड ब्लड कैप्सूल में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात करते हैं या एक्सटर्नल प्रोटीन की बात करते हैं। लगभग 30% इसका भाग होता है, और ये जो प्रोटीन होती है ये पानी में घुलनशील होती है, विलय होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक या एच बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई पाई जाती है। अगर आपसे पूछा गया है कि इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन से बंध के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, तो कोवेलेंट बॉन्ड आप याद रखेंगे, सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती है। और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो कौन से बंध के द्वारा जुड़ी होती है, तो आप याद रखेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या एच बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई पाई जाती है। फिर से यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रिंसिक प्रोटीन में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, साइटोक्रोम सी आपको याद रखना। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रिन, जो आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी का स्पेक्ट्रिन जो है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का एक अच्छा एग्जाम्पल। इसके अलावा आप एक्टिन याद रख सकते हैं, एसिटिल एक्टिन याद रख सकते हैं, और एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम है वो भी आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का एग्जाम्पल है। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं कि इंट्रिंसिक प्रोटीन में आपको याद रखना है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, रोडोप्सिन और ग्लाइकोफोरिन और पोरिन्स, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में आप याद रखेंगे साइटोक्रोम सी। इसके अलावा साइटोक्रोम सी के अलावा स्पेक्ट्रिन का जो नाम मैंने बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्टिन आप याद रखेंगे, एसिटिल एक्टिन आप याद रखेंगे, और एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज आपको यहाँ पर याद रखना है। जो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन से जुड़ा हुआ पाया जाता है, और इसे साइटोस्केलेटन का भाग भी माना जाता है। ये भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको मेम्ब्रेन के एंजाइम्स पढ़ने हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितने प्रकार के एंजाइम मिलते हैं। तो लगभग 30 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, और उनमें जो प्रमुख एंजाइम है उनके नाम आप कुछ याद रख लेना। जैसे न्यूक्लियोटाइडेज आप याद रखेंगे, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है। Na+K+ एटीपेज मिलता है, Mg2+ एटीपेज मिलता है। इसके अलावा एडिनाइल साइक्लेज मिलता है। तो ये कुछ एंजाइम जो है वो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इनका नाम याद रख लेना। ये अलग अलग सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें एटीपेज की बात करें तो वो बाइल सेल्स में पाया जाता है। इसके अलावा डाइसैकेराइडेज की बात करें तो ये माइक्रोविलाई जो होती है इंटेस्टाइन की उसमें पाया जाता है, डाइसैकेराइडेज। ये कुछ एंजाइम स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी आप याद रख लेना। एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, और ये भी बाइल सेल्स में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें स्टूडेंट्स एंजाइम्स के बाद, तो कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का जो परसेंटेज होता है वो लगभग 5 से 10% आप मान सकते हैं। और गैंग्लियोसाइड जो होते हैं वो नर्व कोशिकाओं में यहाँ पर मिलते हैं। और इसके अलावा जो ह्यूमन सेल्स होती है उनके अंदर बाहर की सतह पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में पाए जाते हैं। इनमें सिएलिक एसिड, हेक्सोज और हेक्सोजामिन जो है वो प्रमुख है, आप ये याद रख लेंगे। और ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में वहां पर पाए जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ स्टूडेंट्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में
ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ लें, देख लें, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।